हमारी देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर हमारे उत्तराखंड के चमोली से सामने आ रही है, जहां आपदा के बाद राहत कार्य बचाव जारी है। आपको बता दें कि चमोली में भीषण आपदा के बाद राहत कार्य बचाव जारी है। वहीं एसडीआरएफ सहित देश की अनेक एजेंसियां राहत कार्य में लगी हुई हैं। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के क्षतिग्रस्त होने से जल सैलाब ने श्रीनगर डैम क्षेत्र तक अपना प्रभाव दिखा दिया है। आपदा के बाद से ही एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। रेस्क्यू कार के साथ ही एसडीआरएफ ने सर्चिंग के लिए भी युद्ध स्तर पर काम किया है। वहीं श्रीनगर क्षेत्र में मोटर बोट और राफ्ट से सर्चिंग की है। वहीं अनेक टुकड़ियों में नदी तटों पर तलाश जारी रखी है। 9 फरवरी रात तक एसडीआरएफ ने अलग अलग स्थानों से लगभग 32 शवों को खोजकर सिविल पुलिस के सुपुर्द किया। सर्चिंग में गति लाने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने ड्रोन सर्चिंग और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली है। ठीक है। 9 फरवरी रात तक एसडीआरएफ ने अलग अलग स्थानों से लगभग 32 शवों को खोजकर निकाला है। आपको बता दें, सिविल पुलिस के सुपुर्द किया गया। सर्चिंग में गति लाने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने ड्रोन सर्चिंग और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली। एसडीआरएफ की टीम प्रभावित गांव रेडी में जाकर ग्रामीणों के लिए राशन पहुंचाने का भी काम कर रही है। वहीं ग्रामीणों को समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि दूसरी टनल में फंसे लगभग 30 से 35 मजदूरों तक पहुंचने वाला मार्ग अभी भी मलबे से भरा हुआ है। सभी एजेंसियों रास्तों को साफ कर मजदूरों तक पहुंचने का प्रयास बना रही हैं। वहीं सर्च ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आज डीआईजी एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस रिदिम अग्रवाल ने विशेष प्रकार की तकनीक के इस्तेमाल की अनुमति दी है। इस तकनीक में ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए ब्लॉक टनल का जियो सर्जिकल स्कैनिंग कराई जाएगी। खबर उत्तराखंड के चमोली से सामने आ रही है, जहां पर आपदा के बाद कई परिवार उजड़ गए। वहीं कई परिवार के लोग अब भी लापता हैं। अलग अलग शहरों से लोग काम की तलाश में आए थे। किसी को नहीं पता था कि मजदूरी करने गए लोग वापस ही नहीं आएंगे। धौलीगंगा बांध पर मौत का खौफनाक मंजर देखने को मिला है। आप वीडियो में पूरा मंजर देख सकते हैं। जान बचाने के लिए लोग दौड़ते रहे, लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। आपको बता दें, खबर उत्तराखंड के चमोली हादसे से सामने आ रही है, जहां कई लोग के परिवार उजड़ गए। वहीं कई परिवार के लोग अभी भी लापता हैं। अलग अलग शहरों से काम करने की तलाश में लोग यहां आए थे और किसी को नहीं पता था कि मजदूरी करने गए लोग वापस ही नहीं आएंगे। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आ रही, जहां महाकुंभ में नेत्र कुंभ का भी आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, नेत्र कुंभ में निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा जाएगा। वहीं देश की प्रमुख सामाजिक संस्था सक्षम की ओर से हरिद्वार महाकुंभ के अंतर्गत नेत्र कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 1 लाख से अधिक मरीजों का नेत्र परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। संस्था की ओर से 7 नेत्र चिकित्सालयों में संस्था के केंद्र बनाए जाएंगे, जहां जरूरतमंद मरीजों को ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं बड़े पैमाने पर इस महा आयोजन की तैयारी की जा रही है। महाकुंभ 11 मार्च से 27 अप्रैल तक चलेगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से नेत्र महाकुंभ का लाभ उठाने का आग्रह भी किया है। नेत्र कुंभ अभी पीछे प्रयागराज में एक भव्य नेत्र कुंभ लगाया गया। उस नेत्र कुंभ में 1,55,000 उनको चश्मे वितरित करे गए थे और लगभग 2 लाख आदमियों का निरीक्षण परीक्षण करा गया था। तो ये एक भव्य कार्य होने जा रहा है। सक्षम हमारी संस्था दिव्यांग विकलांगों के ऊपर और मुख्य नेत्र के ऊपर बहुत बड़ा काम करती है और इसमें हमें यहाँ से संतों का, महापुरुषों का, शासन प्रशासन का, जितने भी यहाँ पे हॉस्पिटल हैं उनका पूरा हमें सहयोग मिल रहा है और
हर तरीके से हम इसे बहुत अच्छा और सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमें सिडकुल से भी बहुत कुछ सहयोग मिल रहा है। हरिद्वार के कुंभ मेले में मार्च 11 से अप्रैल 27 तारीख तक हम लोग लगातार नेत्र कुंभ करके एक नेत्र जांच और निःशुल्क चश्मा का वितरण करने का कैंप चलाने वाले हैं और ये कैंप 7 जगहों पे चलेगा और लगातार चलेगा। और उत्तराखंड में जो सक्षम के कार्यकर्ता है, जो एनएमओ के कार्यकर्ता है, जो ऐसे सेवा भारती के कार्यकर्ता है, यूथ फॉर सेवा के कार्यकर्ता है और एनएसएस और एनसीसी के जो सारे वॉलंटियर्स है, सभी को स्वागत है इस कार्य में जुड़े। और देश भर से जो नेत्र विशेषज्ञ और ऑप्टोमेट्रिस्ट आने वाले हैं, सभी लोग अपना खुद का खर्चा लगा के यहाँ पे आएंगे और सेवा देंगे। हरिद्वार के खबर हरिद्वार के उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां पर मौनी अमावस्या स्नान के लिए लोगों को कोविड की जांच जरूरी है। आपको बता दें, बाहर से जाने वाले लोगों के लिए कोविड की जांच जरूरी की गई है। वहीं स्थानीय लोग को अपना कोई भी ऐसा जांच नहीं कराना होगा। हरिद्वार में इस बार महाकुंभ 12 की जगह 11वें साल में आयोजित हो रहा है। आपको बता दें, कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के साथ ही सकुशल संपन्न कराने के लिए तैयारियां की जा रही है। आईजी कुंभ संजय गुंजाल ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के बीच कुंभ किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है और मेले को 6 जोन 34 सेक्टर में बांटा गया है। शाही स्नान से पहले होने वाले स्नानों के लिए भी पूरी एहतियात बरती जा रही है। वहीं 11 फरवरी को मौनी अमावस्या और 16 फरवरी को वसंत पंचमी स्नान है, जो केंद्र सरकार की एसओपी के अनुसार ही होंगे। स्नान के लिए बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को आरटी-पीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि रिपोर्ट 72 घंटे पहले अवधि की होनी चाहिए। वहीं नेगेटिव रिपोर्ट न लाने पर श्रद्धालुओं को सीमा पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि स्थानीय लोग नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता से मुक्त रहेंगे। वहीं कुंभ में प्रवेश करने के लिए कोविड पोर्टल भी बनाया गया है, उस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही जो भी शाही स्नान से पहले स्नान करेंगे वह कुंभ प्रशासन और जिला प्रशासन मिलकर संपन्न करवाएंगे। 6 जोन है और टोटल 24 सेक्टर्स बनाए गए हैं और ये क्योंकि एक ट्रायल है और जो मुख्य स्नान 11 मार्च का शाही स्नान के रूप में प्रथम है, उससे पहले ये जितने भी स्नान पर्व है इसमें कुंभ मेला पुलिस के द्वारा पुलिस प्रबंधन और सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है ताकि हमें लगातार उसका अनुभव प्राप्त हो और जब मुख्य स्नान की तिथि आए तो हम लोग जो उस अनुभव के आधार पर जो कमियां उसको दूर करें और जो उसके लर्निंग पॉइंट और जो ऐसे पॉइंट है जो कि इफेक्टिव है, प्रभावी है, उसको हम और प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकें। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर पूर्व राज्य मंत्री राहुल यादव पहुंचे। आपको बता दें, राहुल यादव ने कहा कि हम किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पूर्व राज्य मंत्री राहुल यादव हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार के हर की पौड़ी से गंगा जल और वहीं की मिट्टी सौगात में रूप में ली थी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश का बच्चा बच्चा राहुल गांधी के विचारों से प्रसन्न है। पूर्व राज्य मंत्री ने भी विपक्ष पर निशाना साधा और कहा, किसान को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता है, वह हमला नहीं कर सकता और उनका कहना है कि जब तक सरकार तीनों काले कानून को वापस नहीं ले लेती, किसानों के यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा और हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आपको बता दें, अगली खबर हमारे उत्तराखंड के हरिद्वार से आ रही है, जहां पर क्रांति दल की बैठक की गई। आपको बता दें कि बैठक में दिवाकर भट्ट ने बड़ा बयान दिया है। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, उत्तराखंड क्रांति दल ने 2 दिवसीय बैठक की है। केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक में यूकेडी के सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।
सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं यूकेडी के बड़े नेता दिवाकर भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड को जहां भाजपा कांग्रेस ने खेल खेला है, वहीं आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के लिए अपनी जमीन तलाश रही है, लेकिन उत्तराखंड में कुछ नहीं मिलने वाला। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पहाड़ के व्यक्तियों का दिल्ली में एक भी विधायक नहीं है, जबकि भारी संख्या में पर्वतीय क्षेत्र के लोग दिल्ली में मौजूद हैं। और आज केजरीवाल दिल्ली की तरह उत्तराखंड को भी रोल मॉडल बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर बयान देते हुए कहा कि इस पार्टी का कोई भी वजूद नहीं है, उत्तराखंड में आपकी कोई जनता तक। यह नहीं, जिला अध्यक्ष उक्रांद ने कहा कि आगामी जिला पंचायत और मिशन 2022 को लेकर उनकी 2 दिवसीय बैठक हरिद्वार में चल रही है। इसमें एकजुटता के साथ यह निर्णय लिया जाएगा कि आगामी चुनाव में किस तरह से उत्तराखंड क्रांति दल मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही जिला पंचायत पर भी अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। ये आडवाणी अंबानी ये आज बाहर क्यों करें, ये तो अपने आप ही बन जाते, सब सारे एमपी इनके आ जाते। ये पैसे का नहीं है, वो करेंगे क्या इस राज्य के, इसकी दशा दिशा के बारे में उनको ज्ञान क्या है। केजरीवाल दिल्ली मॉडल क्या बनाना चाहता है, जरा आ करके देख ये कौन सा मॉडल है। यहाँ ये उत्तराखंड है, यहाँ 1000 की हाइट से लेकर के 10,000 की हाइट तक लोग निवास करते हैं। कैसे बनाएगा दिल्ली मॉडल? दिल्ली जो है वो केवल 1,500 पर हाइट है टोटल, मतलब उसकी मैक्सिमम हाइट 1,500 है और मिनिमम तो उसकी 500 भी। 11 विधानसभाओं पे भी चुनाव लड़ेंगे और जिला पंचायत को लेकर हमारी तैयारी काफ़ी जोरों से चल रही है। सभी विधानसभाओं में हमने अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए हैं और शीघ्र ही हम उन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर टिकटों का चयन करते हुए सभी जिला पंचायत में अपने प्रतिनिधि उतारेंगे। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से सामने आ रही है, जहां पेंशन नहीं मिलने से पेयजल कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि पेयजल कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन और सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन न मिलने से पेयजल निगम के कर्मचारी भड़क गए हैं। कर्मचारियों ने अधिशासी कार्यालय में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने शासन को चेताया कि यदि इस संबंध में जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो महासंघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। वहीं कर्मचारियों के जनपद इकाई कोटद्वार के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ ने कहा कि 4 महीने से वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। व्यवस्था के अभाव होने के कारण जिंदगी गुजारना और अति दुर्लभ हो चुका है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को न माना गया तो फील्ड कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। हमारा 4 महीने का वेतन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का वेतन नहीं मिल पाया है। ये फरवरी में जो है आज 10 तारीख हो गई है। अब ये छोटे कर्मचारियों को घर बार इसमें चलाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। जो कमरे का किराया देना है, दुकान का राशन वाले का देना है, बिजली का बिल देना है, जो है दवाई है, जो है बैंक का लोन है, जो है तमाम तरह से हमारे ऊपर जो है तमाम तरह से फ़ोन आ रहे हैं। कमरे किराए वाला घर में पहुंच जाता है जाए कि 5-5 महीनों का तुम विभाग में नौकरी करते हो, क्या करते हो जाए, 5 महीने से तुम्हें तनख्वाह नहीं मिली जाए। ये हमारे लिए जो है बहुत भारी समस्या हो गई है। जो है हमारा 4 महीने का वेतन के रामनगर से सामने आ रही, जहां एक फौजी की एक्सीडेंट में मौत हो गई और फौजी को सम्मान न देने का आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें, रामनगर के क्षेत्र मालधन गांधीनगर फॉर्म निवासी मोहन लाल सैनी पुत्र चुन्नी लाल के एक्सीडेंट में मध्य प्रदेश जिला सागर में एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। मोहन 2002 में आर्मी में भर्ती हुआ था और वर्तमान में मध्य प्रदेश जिला नैनीताल 36 डिवीजन कैंप में तैनात था। मोहन के परिवार में माता पिता सहित पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। मिली जानकारी के अनुसार मोहनलाल छुट्टी लेकर अपने घर मालधान में आ रहा था। तेज रफ्तार कार ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। टेम्पो में उस वक्त मोहन और टेम्पो चालक मौजूद थे, जबकि मोहन की मौके पर ही मौत हो गई और टेम्पो चालक को गंभीर चोट आई है। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। लगभग 8 बजे मोहन का पार्थिव शरीर मालधन पहुंचा। साथ ही पूरे मालधन इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में लोग मोहन के घर पहुंचे थे। वहीं मोहन के चचेरे भाई विनोद कुमार सहित मालधन की जनता ने मोहन के पार्थिव शरीर को आर्मी की तरफ से सम्मान न देने का आरोप लगाया। जनता में इस घटना को लेकर रोष व्याप्त है। मोहन के पार्थिव शरीर को घर से ग्रामीणों ने भारत माता की जय, शहीद मोहन कुमार सैनी अमर रहे
जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा जैसे नारों के साथ सौदागरी पहुंचाया गया। जवान ने छुट्टी ली थी अभी शनिवार को और इसकी डेथ हुई है संडे में, तो संडे की छुट्टी होती है और जिस दिन छुट्टी बनती है उस दिन की कोई छुट्टी नहीं, छुट्टी मानी जाती, वो छुट्टी नहीं मानी जाती, वो ऑन ड्यूटी माना जाता है। और ये सोमवार से छुट्टी स्टार्ट होनी थी, ऑन ड्यूटी खत्म हुआ है, इसका कोई सम्मान नहीं हो रहा है। सम्मान किस तरीके से होता? अगर कोई अफसर जवान खत्म होता उसके लिए तो पूरी फोर्स आ जाती। क्या जवान की कोई इज्जत नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, आर्मी से पूछना चाहता हूँ, इस महा रेजिमेंट का डिसिप्लिन ठीक नहीं है बिल्कुल भी। सागर से आए, वहाँ एक्सीडेंट हुआ इनका, ठीक है। इसके नॉलेज में हमको पूर्व जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे अफसर को पता है। लेकिन सर जनता यहाँ पे विरोध कर रही है कि जो फौजी को मान सम्मान दिया जाता है उस तरीके से मान सम्मान नहीं दिया गया है। तो मान सम्मान दिया है, हमारे को जितना आदेश मिला था वो हमने कर दिया। लेकिन सर जब मुख अग्नि दी जाती है उस समय पे सलामी दी जाती है, वो सलामी क्यों नहीं दी जा रही है सर? ये हमारे अफसर से बात करना पड़ेगा। हम हमारे को जितना बताया गया हम वो कर रहे हैं। सागर खबर उत्तराखंड के धारचूला से सामने आ रही, जहां वाल्मीकि समाज ने शौचालय न बनने के लिए एक एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि धारचूला में वाल्मीकि समाज ने उप जिलाधिकारी कार्यालय धारचूला को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें अपने वाल्मीकि मंदिर के समीप हाईटेक शौचालय, जो कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप है, उस पर बनने का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। धारचूला के सभी वाल्मीकि लोग नगर पंचायत सभासद प्रेमवती कुटियाल के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष विनोद सिंह ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उसके उपरांत उप जिलाधिकारी धारचूला ने संयुक्त रूप से नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी, सभासद प्रेमा कुटियाल, वाल्मीकि समाज के भूरे सिंह चिकित्सालय के डॉक्टर जायसवाल और थाना प्रभारी धारचूला प्रभात कुमार, व्यापार संघ धारचूला अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, इन सब के साथ संयुक्त रूप से एक बैठक की और अपने कार्यालय में इसके उपरांत व्यापार संघ धारचूला और गणमान्य नागरिक प्रशासन संयुक्त रूप से वाल्मीकि मंदिर के समीप बन रहे हैं। आपको बता दें कि अस्पताल की भूमि पर हाईटेक शौचालय बनाया जा रहा है, जिसका वाल्मीकि समाज पुरजोर विरोध कर रहा है। उप जिलाधिकारी धारचूला ने बताया कि शौचालय का विवाद आने पर उनके द्वारा कमेटी बनाई गई है और कमेटी ही बताएगी कि शौचालय का निर्माण किया जाए या नहीं। वाल्मीकि समाज ने जो अपने मंदिर के सामने शौचालय का उन्होंने विरोध किया है, मैं भी पूर्ण रूप से उनके लिए समर्थन में हूँ और मेरा विचार भी यही है कि मंदिर के आसपास या मंदिर के सामने कोई भी शौचालय न बना जाए। और अभी वाल्मीकि समाज ने इसका विरोध जताया है, तो मैं पूर्ण रूप से वाल्मीकि के समर्थन में आई हूँ। वाल्मीकि समाज नेपाल का और भारत के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल जो है वो पूर्व की बात खुल गया है, लेकिन उसमें एक शर्त जोड़ी गई है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का जो SOP जारी हुई है उसका जो है पूर्णतः पालन करते हुए पूर्व की भाग जो है इसको खोला जाए। तो उसी के संबंध में ये जो है बैठक यहाँ पर जो है आयोजित की गई है कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतनी अधिक मैन पावर नहीं है और जो है भी उसमें काफ़ी जो है कुंभ मेले में चले गए हैं। और उसके आधार पे यहाँ पर बताया गया कि स्कूल जो है वो प्रातः 9:30 बजे से SOP में खुला है, लेकिन जो है अभी ग्रीष्मकालीन जो है 1 मार्च से आने वाला है, उसमें जो है विद्यालय फिर 7:30 बजे से हो जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि प्रातः जो है 7 बजे से 5 बजे तक नेपाल ब्रिज को पूर्व की भांति ओपन नेपाल। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से सामने आ रही, जहां अवैध अतिक्रमण वाले चीजों पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, अवैध अतिक्रमण वाले चीजों पर JCB चलाई जा रही है और मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है। कोटद्वार नगर के क्षेत्र के लगड़ी पड़ाव में हो रहा नगर निगम की 62 बीघा जमीन पर हो रहा अवैध अतिक्रमण का संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त के निर्देशानुसार अवैध अतिक्रमण पर JCB चलाया गया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, लकड़ी पड़ाव में नगर निगम की 62 बीघा भूमि है, जिस पर वहां के लोगों ने कई सालों से अवैध अतिक्रमण कर रखा है। एक आदमी द्वारा वहां नवनिर्माण कार्य कराया गया, जिसका निगम को पता चलते ही निगम की भूमि पर अवैध कब्जा कर टिन शेड तैयार किया जा रहा है। मामले को संज्ञान में लेते हुए नगर निगम व पुलिस टीम के साथ अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं अतिक्रमणकारी ने बताया कि नगर निगम की 62 बीघा जमीन पड़ी है, लेकिन हमें ही क्यों चुना गया। उनका कहना है कि और भी लोग हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया है। चयनित किया गया था, उसमें से हमें ना तो नोटिस दिया गया और ना हमें बताया गया है कि जी आपका बिना मालिक के बिना कुछ के इसमें घुसे हैं अंदर, बिना नोटिस दिए तोड़ा। और इसमें तो कई हैं यहाँ पे लीज, इसमें तो कई सारे हैं यहाँ पे मकान से लेके यहाँ तक 62 बीघा में हमें ही क्यों चुना गया इसमें। निर्माण तो और भी है यहाँ पे,
कई निर्माण हो रहे हैं, अंदर जाके तो देखोगे तो मकान बन रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ हम ही को चुना गया है कि ये आपसी रंजिश में चुना गया है या किस में चुना गया है, सिर्फ हम ही चुना गया, और भी मकान बने हुए हैं यहाँ पे। अभी ये महीने 2 महीने पहले इधर बने और अभी बन ही रहे हैं, बल्कि अभी और भी मकान। नगर निगम की 62.5 बीघा लैंड है। तो आज मॉर्निंग में मुझे सूचना मिली कि वहाँ पे कोई व्यक्ति उस पर अतिक्रमण करके एक टीन शेड का निर्माण कर रहा है। तो मैंने जो हमारे अतिक्रमण वाली टीम को था उनको वहाँ भेजा और उनके द्वारा वो जो अवैध अतिक्रमण किया जा रहा था उसको हटवाया गया। वो क्या है कि वो काफ़ी पुराना लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है और कई पीढ़ियों से वहाँ पर रह रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक टीम गठित करी है ऑनरेबल हाईकोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर। उसका हम पहले सर्वे करवाएंगे कि कितने लोगों ने कितने लैंड पर कब्जा कर रखा है, फिर नियम अनुसार जो है नोटिस भेज करके उनकी सुनवाई की जाएगी और जो नियम होता है उसके अनुसार फिर उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।